वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सिविक्स के प्रैक्टिस सीरीज 8 में हम लोग भारत में लोकतंत्र टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में लोकतंत्र के किस प्रकार को अपनाया गया है। तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा प्रकार है। ये आपका संवैधानिक राजतंत्र है, वंशानुगत लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक राजतंत्र है या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो भारत के लिए अगर आपको पता है तो भारत के लिए क्या है, भारत के लिए जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र में लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि आपका जनता का शासन होता है, और गणतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जो है जन साधारण में निहित हो, या फिर जिसमें जो है जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो उसका पद वंशानुगत ना हो। ठीक है ना। ये दोनों इसका मतलब है गणतंत्र का, और लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। ठीक। तो ये आपके लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रकार को जो है भारत में अपनाया गया है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लोकतंत्र शासन पद्धति में अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है। भीड़ में, जनता में, राजनीतिक में या फिर लोक सेवा में। तो ये आपको अभी अभी बताया गया। तो ये जो भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें जो है अंतिम सत्ता आपके जनता के हाथों में होती है। और जनता में आपको अभी ऊपर भी बताया गया कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है जनता का शासन। तो इसका जो आंसर हो गया ये हो गया आपका जनता। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लोकतंत्र शब्द को किस भाषा से लिया गया है। तो ये आपके स्पेनिश भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, यूनानी या फिर डच भाषा से। तो ये जो आपका लोकतंत्र शब्द है ये आपके ग्रीक भाषा या फिर यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये आपका सी नंबर है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपका डेमोस है और दूसरा क्या है, क्रेसिया। इससे मिलकर के ये दोनों कौन से शब्द हैं, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा को यूनानी भाषा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है, इससे बना हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक कथन दिया गया है और उस कथन को किसने कहा था आपको ये बताना है। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये कथन किसने कहा था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। शिव खेरा, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है अब्राहम लिंकन से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये वाला कथन आप याद रखिएगा किससे संबंधित है, ये आपके अब्राहम लिंकन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। संविधान है, जनता है और संसद है या फिर संसद एवं राज्य विधानमंडल है। तो अगर राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत पूछा जाएगा तो ये आपका कौन होता है, जनता होता है। ठीक है ना। तो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता होगी। लेकिन अगर आपसे विधायी शक्ति पूछ ली जाए कि विधायी शक्ति का जो है प्रमुख स्रोत या फिर विधायी शक्ति किस में निहित है, तो वो आपके संविधान में निहित है। लेकिन राजनीतिक शक्ति किस में निहित है, तो वो है जनता में। तो राजनीतिक शक्ति पूछा है तो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी जनता। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं हम लोग। तो ये आपका है संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। तो इसमें क्या है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होनी चाहिए, या फिर कानून के अनुसार सरकार होनी चाहिए, या फिर लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, या फिर ये आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका उपयुक्त सभी है। तो जो संवैधानिक सरकार है ये संविधान की शर्तों के अनुसार, कानून के अनुसार और एक लोकतांत्रिक सरकार होती है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो है ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि लोकतंत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ठीक है। आप क्वेश्चन जब भी आप पढ़ा कीजिए एग्जाम में तो आप क्वेश्चन को एकदम सही से पढ़िए, क्योंकि जो है इसमें से 3 कथन सत्य है। और अगर आपको कोई भी एक चीज़, अगर आपने ये गलत वर्ड नहीं पढ़ा तो तीनों में से आप कोई ना कोई शब्द आप पढ़े ही होंगे जो है। तो कोई भी ऑप्शन जो है जो आपको सही लगेगा उसको आप मार के आगे बढ़ जाएंगे, जबकि आपसे पूछा है गलत कौन सा है। तो 3 के अलावा आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो आपका गलत होगा। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है, चलो ठीक बात है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की आज़ादी होती है, ये भी ठीक बात है। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, जी हाँ ये भी ठीक बात है। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों में आपको कोई भी एक सही लगेगा। अगर आप ये वर्ड नहीं पढ़ेंगे गलत तो कोई भी आप एक चूज करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ओके। तो आपको बताना क्या है गलत। तो ये तीनों तो ठीक
जो है लग रहा है। उसके बाद लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है शासक को चुना जाता है, ठीक है ना। तो किसी एक पर पूरे देश पर शासन करने की संपूर्ण मतलब की शक्ति नहीं होती है। यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा गलत है। ओके, तो ये आपका डी जो है सही हो गया कि लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब आपका जो है चीज़ों में बटा हुआ होता है, सत्ता जो है बटी हुई होती है, ठीक है ना। और किसी एक के पास संपूर्ण शासन की शक्ति नहीं होती है, ठीक। तो ये आपका इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कि कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरदायी सरकार आप सब जानते हैं कौन सी सरकार होती है, कुलीन होती है या फिर संसदीय या फिर राजशाही या फिर तानाशाही। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी संसदीय व्यवस्था है यही आपकी क्या है, यही आपके उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आपकी संसदीय जो सरकार है ये आपकी उत्तरदायी सरकार होती है। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था होती है। तो आपको याद रहना चाहिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगर संसदीय शासन व्यवस्था में पूछा जा रहा है तो संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन एक और जो है पूछा जाता है वो क्या है, वो है आपका अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। अध्यक्षात्मक अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें क्या है कि उसमें जो है व्यवस्थापिका अलग होती है और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती है, उसमें कोई भी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन अगर आपका संसदीय शासन व्यवस्था पूछा जा रहा है तो आप ये वाला जो है सेंटेंस जरूर याद रखिएगा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। तो आपके संसदीय लोकतंत्र में किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में या फिर सभी में। तो जो संसदीय लोकतंत्र है, और क्वेश्चन जब भी पढ़ा कीजिए तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए और उसमें वर्ड में क्या चीज़ें हैं, कभी कभी वर्डिंग से आपको भी गलत हो जाता है। तो आप संसदीय लोकतंत्र में अब यहाँ से पूछा गया है कि वास्तविक सत्ता, ठीक है ना, वास्तविक सत्ता किस में निहित होती है। तो वास्तविक सत्ता जो है राष्ट्रपति में नहीं निहित होती है, वास्तविक सत्ता किस में होती है, तो वो होती है मंत्रिपरिषद में। ओके, तो वास्तविक सत्ता अगर पूछा जाएगा तो वास्तविक सत्ता के लिए आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो वास्तविक सत्ता आपका किस में निहित है, तो वो आपके मंत्रिपरिषद में निहित है। लेकिन अगर आपका राष्ट्रपति के बारे में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति उसका आंसर होगा कि औपचारिक जो है सत्ता जो है कि मतलब कि इसका राज्य का औपचारिक प्रधान, औपचारिक सत्ता किसका का प्रमुख कौन होता है या फिर राज्य का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो वो आपका कौन होगा, वो आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक कौन होगा, तो वास्तविक आपकी मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 74 में, ठीक है ना। संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें होती है, मंत्रिपरिषद में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। किसका अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है। तो वीवीपैट है, ईवीएम है और आपका नोटा है, तो इसका जो है आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपका वोट वेरिफिकेशन पेपर एंड ट्रेल, या फिर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, या फिर वोट वेरीफाई पार्टीशन एंड ट्रेल है, या फिर वोट वेरिफिकेशन पार्टीशन ऑडिट ट्रेल है। तो इसका क्या सही आंसर होगा, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना। तो ये आपका वीवीपैट का फुल फॉर्म है। इसके अलावा वीवीपैट के अलावा आपको क्या याद रखना है, आपको नोटा और ईवीएम को भी याद रखना है। तो वीवीपैट का तो क्या हो गया, वीवीपैट का हो गया आपका वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके बाद नोटा का क्या होता है कि नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको चूज करने के लिए एक नोटा ऑप्शन दिया जाता है कि सारे नेताओं का चुनाव चिन्ह होता है, उसके बाद जो है आपका नोटा ऑप्शन होता है। तो नोटा जो है आप दबाएंगे तो आप मतलब आपको कोई भी नेता पसंद नहीं है, आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, वो आपका नोटा है, नन ऑफ द अबव। उसके बाद जो है एक ईवीएम, जो जिस मशीन में आप लोग वोटिंग करते हैं उसका क्या नाम है, फुल फॉर्म ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो वीवीपैट वाला आप जरूर याद रखिएगा, ये दोनों तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 11 में आपको दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये किसने कहा था। लोकतंत्र की ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है,
तो ये भी एक एक सेंटेंस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। बहुत पॉपुलर जो है आपका ये सेंटेंस है। तो इसको जो है किसने कहा था, तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने इसे कहा था। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र की जो सबसे पॉपुलर परिभाषा है ये आपकी यही है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम में, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक ये पूछा गया है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन इस ये जो है इस सेंटेंस से संबंधित है, इस परिभाषा से, लोकतंत्र की इस परिभाषा से कौन संबंधित है, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, यानी कि बिना कोई दल का जो है लोकतंत्र हो, ये सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो है प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे द्वारा। तो महात्मा गांधी तो ये राज्य को ही अस्वीकार करते थे, ये कहते थे कि राज्य जो है हमारे लिए जरूरी नहीं है, मतलब कि हम बिना राज्य के ही, राज्य विहीन जो है एक सरकार की कल्पना करते थे। कौन, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर आपका कौन सा है कि दल विहीन लोकतंत्र में आपका जो है ये आपके जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण इसका जो सही आंसर है। जयप्रकाश नारायण, आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि लोकनायक, ठीक, लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है। तो ये भी आप याद रखना कि लोकनायक की जो उपाधि है वो जयप्रकाश नारायण को ही दी गई है। तो लोकनायक की उपाधि पूछ ली जाती है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाता है समग्र क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति दोनों में से कुछ भी लिखा हो, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी भी शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने की थी। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो लोकनायक वाला जरूर याद रखिए कि लोकनायक की उपाधि किसकी है, ये पूछा गया है। तो ये जयप्रकाश नारायण की है। उसके बाद 1975 में समग्र क्रांति की शुरुआत की थी, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो या फिर समग्र क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति इसको कहते हैं। तो इसकी शुरुआत भी की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ओके। और दल विहीन लोकतंत्र की बात किसने की है भारत में, तो वो भी जयप्रकाश नारायण ने की है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का जो अधिकार है ये एक राजनीतिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है या फिर एक सामाजिक अधिकार है। तो जो सूचना का अधिकार है ये आपका एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार क्यों है, क्योंकि इसको जो है एक अधिनियम यानी कि एक्ट जो है पारित किया गया था संसद में, उसके द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। तो अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था, इसलिए जो है ये सूचना का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है। और ये कौन सा अधिनियम था सूचना का अधिकार का, ये आपका 2005 का अधिनियम था। तो ये आरटीआई एक्ट के नाम से आप इसको जानते हैं, आरटीआई एक्ट 2005। आरटीई दूसरा है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन आपका 2009 में आया था, वो दूसरा है, ओके। तो इसका जो सही आंसर हो गया है ये एक विधिक अधिकार है और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक सेंटेंस पे आधारित है। तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा एक सेंटेंस है आपका, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ कुछ भी हो, ठीक है। यह किसका विचार था, महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो आपको देखिए इसको आप ध्यान ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये किसका जो है आपका सेंटेंस है। सभी भारतीयों के लिए मतदान का अधिकार, यानी कि सबके लिए एक समान अधिकार की बात कर रहे हैं, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो या फिर आर्थिक स्तर कुछ भी हो। तो ये जो सेंटेंस था ये आपके बी आर अम्बेडकर जी का था, ठीक है ना। तो बी आर अम्बेडकर ने जो है ये वाला सेंटेंस कहा था कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर कुछ भी हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक जो है आपका सेंटेंस है, ये किसने कहा था ये आपको बताना है कि समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की जो निष्क्रियता होती है, यानी कि जो समाज में दो दुष्ट लोग हैं वो तो अपनी दुष्टता फैलाते ही हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उस दुष्टता को देखकर जब चुप रह जाते हैं तो उसी वजह से समाज जो है पतन की ओर जाता है। तो ये किसने कहा था, शिव खेरा, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो ये वाला सेंटेंस जो है थोड़ा अलग है, किसने कहा था, ये कहा था आपके शिव खेरा ने कहा था, ठीक है ना। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो है सेंटेंस आपके बुक्स में दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर है ये आपका शिव खेरा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में है कि लोकतंत्र का चौथा आधार क्या है। तो लोकतंत्र के जो है 4 आधार हैं आपके, आप लोग याद रखिएगा कि पहला आधार क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है।
दूसरा आधार आपका मौलिक अधिकार हो गया। तीसरा जो है क्या हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका और संचार और मीडिया जो है ये आपका चौथा जो है आधार है, ठीक है ना। तो पहला और चौथा आप जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आपका लोकतंत्र का पहला आधार है, और जो संचार मीडिया है जिसके द्वारा आप लोगों को न्यूज जानकारी ये सब चीज़ें मिलती है, वो आपका लोकतंत्र का चौथा आधार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार मीडिया क्या करता है कि संचार मीडिया लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। संचार माध्यमों का संचालन, आपको याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संचार माध्यमों का संचालन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, यानी कि इस पर किसी का बाध्य नहीं होना चाहिए, इसको स्वतंत्र रूप से चलते रहना चाहिए, सही तरीके से समाचार आपको आप तक पहुंचाया जाना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी, भारत में लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा, आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय करता है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और उच्च न्यायालय भी। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, और उच्च न्यायालय किससे जारी करता है, तो 226 के अनुसार, ठीक है ना। तो रिट कितने जो है जारी किए जाते हैं इन दोनों के द्वारा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिसको भी पता हो। ओके, और जिसको ना पता हो वो कमेंट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जो है कुछ लोग जरूर इसको बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है लोगों के। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से कितने घंटे पहले बंद हो जाता है। तो अभी आपको जब पता है कि चुनाव आचार संहिता लगती है, जब चुनाव होता है उसके कुछ समय पहले जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, तो वो कितने समय पहले बंद होता है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, या फिर 96 घंटे। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपके 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार जो है बंद हो जाता है मतदान की तिथि से, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। तो ये 42वां संविधान संशोधन था, या फिर 61वां, या फिर आपका 73वां, या फिर 86वां। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको पता होगा कि किस संविधान संशोधन में ये उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आपका था 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है। तो 1989 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर याद रखिएगा। और ये जो है आप इस आपसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर करना होगा तो वो ये पूछ सकता है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संशोधन किया गया था। तो आप याद रखना कि अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। या फिर आपसे पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मतदान की उम्र 18 वर्ष दी गई है। तो वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 326 में दी गई है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1950, 51, 52 या फिर 56। अधिकतर जो है इसका आंसर सब लोग क्या करते हैं कि 1950 मारते हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं, इसका जो ऑप्शन है ये आपका 1952 है। परिसीमन के संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके संबंध में विधि या फिर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो परिसीमन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है आपके संसद के पास। और परिसीमन क्या होता है, जैसे कि परिसीमन जो आयोग होता है ये क्या करता है कि किसी राज्य की कितनी कितनी सीमा है कि जो है, या फिर किस किस जो है निर्वाचन क्षेत्र की कितनी सीमा है। जैसे कि आपके किसी भी अगर इलाहाबाद में देखा जाए तो वहाँ के प्रयागराज क्षेत्र को कितनी दूरी तक के क्षेत्र में जो है आपके संसदीय सीमा है, और उस विधायकों की कितनी सीमा है ये आपके कौन निर्धारित करता है, ये आपके परिसीमन आयोग जो है निर्धारित करता है। राज्यों की या फिर निर्वाचन की सीमा को निर्धारित करता है ये। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपका संसद करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपको जब पता है कि निर्वाचन आयोग में जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके अलावा अन्य आयुक्त भी होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं। अभी ये जल्दी ही बनाए गए थे, तो इनका नाम आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। ओके, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इनकी जो कार्यकाल है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 6 वर्ष,
या फिर 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष जो भी आपका पहले हो। 6 वर्ष का कार्यकाल यानी कि अगर ये जो है अगर ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर 50 साल की उम्र में जो है इनको नौकरी मिल जाती है तो ये केवल 56 वर्ष तक ही कार्य करेंगे। ठीक है ना। या फिर अगर इनको जो है 63 की उम्र में नौकरी मिलती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ये केवल तब उसके बाद केवल 2 ही वर्ष तक कार्य करेंगे, क्योंकि उस 63 वर्ष की उम्र में नौकरी मिली और 65 वर्ष में इनका जो है कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। या फिर अगर ये इनके पास 6 वर्ष का समय है तो ये 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पे बने रह सकते हैं। ओके ना। और अन्य निर्वाचन आयुक्त अगर पूछा जाएगा तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी जो है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। ठीक है ना, 62 वर्ष जो भी आपकी पहले हो, यही जो है इनकी जो है कार्यकाल होता है। ठीक, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष और अन्य निर्वाचन आयुक्त की 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, क्वेश्चन में मैंने शामिल नहीं किया था। आपका अगला है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग जो है आपके अनुच्छेद 324, आपको याद होगा निर्वाचन आयोग से संबंधित जो है ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता है निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान, और ये संविधान के किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 15 में है। ठीक है ना, तो भाग 15 में आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद आपके 324 से 329 तक है। और अभी अभी आपको ऊपर बताया गया था कि 18 वर्ष की उम्र जो है, चुनाव की 18 वर्ष की उम्र किस अनुच्छेद में दी गई है, ये अभी आपको बताया गया है। ये आप कमेंट करके बताइए, आपको क्लियर हो जाएगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये उम्र जो है घटाई गई थी, ये भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना। तो निर्वाचन आयोग जो है संविधान के भाग 15 में दिया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आप जो है यूट्यूब पे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी एग्जाम सहपाठी को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।